हेलो फ्रेंड्स, पीडीडब्ल्यू के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट मंथ अमेरिका ने अपने इंडो पैसिफिक कमांड का नाम चेंज कर पैसिफिक कमांड कर दिया और इसके साथ ही इंडियन स्ट्रेटजी कम्युनिटी में एक शौक की लहर दौड़ गई। उनको लगा कि भाई यूएस ने तो अपना जो इंडो पैसिफिक पॉलिसी को डंप कर दिया और इसीलिए नाउ इंडिया हैज़ लॉस्ट इट्स रेलिवेंस in US strategy as well as in this Indo-Pacific region. लेकिन contrary to all doomsday predictions, now India and Japan they have taken over the leadership to strengthen security in Indo-Pacific region. तो आज हम एपिसोड में इस बात की चर्चा करेंगे कि कैसे इंडो पैसिफिक ये जो फ्रेमवर्क है दैट इज नॉट dependent upon American whims. It is the strategic reality and इंडिया और जापान इसको आगे की बढ़ाएगा। दोस्तों, लास्ट मंथ अमेरिका ने अपने जो इंडो पैसिफिक कमांड को उसका नाम चेंज कर दिया और उसके साथ बहुत सारे जो थिंकर्स हैं या कह लें कि स्ट्रेटजिक एनालिस्ट इंडिया के, वो इस बात को इस वे में इंटरप्रेट कर दिए कि नाउ यूएस पॉलिसी जो इंडो पैसिफिक के तरफ या यूएस का जो कमिटमेंट है वो इंडो पैसिफिक पॉलिसी की तरफ नाउ दैट इज गॉन। और इसका वो माने अपने इस जो आर्गुमेंट को वो सब्सटेंशिएट करते हैं कि भाई ये जो क्वाड की मीटिंग में जो लीडरशिप समिट होने वाली थी 25 में वो हुआ नहीं, इवन 26 में भी इसकी कोई उम्मीद नहीं है। ये अलग बात है कि क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई और इनफैक्ट लास्ट ईयर भी जब जनवरी में ट्रंप का जो सेकेंड टर्म स्टार्ट होता है जिसके वो शपथ करेंगे, जस्ट आफ्टर दैट क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई। लेकिन वो इस बात को हमारे जो सो कॉल्ड एनालिस्ट हैं वो इस बात को भूल जाते हैं कि भाई ये जो इंडो पैसिफिक का कंसेप्ट है वो कोई अमेरिकन इन्वेंशन नहीं है, इट केम फ्रॉम जापान। और अगस्त करेक्ट 2007 में जब लेट शिंजो अबे जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर थे वो जब भारत आए थे और इंडियन पार्लियामेंट को एड्रेस करने में उन्होंने इसकी चर्चा की थी कि द कन्फ्लुएंस ऑफ टू ओशंस। उनका कहना था कि भाई ये जो डेस्टिनी ऑफ इंडियन एंड पैसिफिक ओशंस आर इनसेपरेबल, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड। एंड इसीलिए ये ज़रूरत है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं दे शुड कम टुगेदर टू प्रिजर्व ए फ्री एंड ओपन ऑर्डर इन दिस रीजन। और उन्होंने जब शिंजो अबे ने जब इस कहें कि पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडियन पार्लियामेंट में जब प्रेजेंट किया तो ये कोई एक रिटोरिकल स्टेटमेंट नहीं था, ये एक्चुअल में ये जापानीज और ये कह लें कि उनका एक रियलिस्टिक असेसमेंट ऑफ एशियन रियलिटीज था। क्योंकि उनको इस बात का एहसास था कि भाई चाइना की जो राइज दैट इज़ अ रियलिटी एंड इट हैज़ फंडामेंटली अल्टर्ड द स्ट्रेटजिक बैलेंस इन द रीजन। और इसी के लिए वो ये चाहते थे कि भाई ये जो इमर्जिंग रियलिटी है, ये चाइना का जो इमर्जेंस है उसको टैकल करने के लिए हम केवल ये जो वेस्टर्न पावर्स है, क्योंकि यूएस के साथ जापान का अलायंस है, जापान और साउथ कोरिया दोनों ही यूएस के जो ट्रीटी अलाइज है, दे आर डिपेंडेंट अपॉन यूएस एज द गारंटर ऑफ देयर सिक्योरिटी। लेकिन उन लोगों को शिंजो अबे को ये रियलाइज हुआ कि नहीं, नाउ वी कैनॉट डिपेंड अपॉन US alone. We will have to build bridges with other Asian powers like Australia, Philippines, India, साउथ कोरिया, इन सबों के साथ अपना रिलेशन हमको बढ़ाना पड़ेगा। माने दिस वाज द रियलिटी और यहीं से ये जो इंडो पैसिफिक का कंसेप्ट उभर कर आता है। ऐसा नहीं है कि हाँ यूएस का जो एक कह लें कि वहाँ कोई उसके थिंक टैंक की उपज है,
और ये इंडो पैसिफिक रियली ऐसी बात नहीं। नाउ सेवरल डिकेड्स आफ्टर दैट, अभी जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं सनी तकेची, नाउ शी इज टेकिंग दिस विजन फॉरवर्ड। और वो अपने आने के बाद अब देखें कि उनका भी ये है कि भाई हमें जो इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए और यहाँ जो फ्री एंड ओपन जो यूएसए जापान की जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक पॉलिसी है उसको मेंटेन करने के लिए आवश्यक है कि एक तो कि जापान को का जो सिक्योरिटी पोस्चर है दैट विल हैव टू चेंज। उसमें जापान को एक मेजर एक्टर के तौर पर और इवन मेजर सिक्योरिटी प्लेयर के तौर पर उभरना पड़ेगा। और दूसरी बात कि जापान का अपने जो एशियन पार्टनर्स हैं उसके साथ अपने रिलेशन को और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। इसलिए आप देखें कि जापान में टैकेची के आने के बाद किस तरह से जो उसके सिक्योरिटी डायनामिक्स में चेंज आया है। जापान हैज एक्सेलरेटेड द एक्सपेंशन ऑफ इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज। इवन इसके जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसको भी एक्सपैंड करना शुरू किया। और इसके साथ कि ये जो इंडस्ट्रियल कॉपरेशन विथ अदर कंट्रीज दैट हैज़ ऑल्सो टेकन शेप। दूसरी बात कि अभी तक जापान का जो एक्सपेंडिचर होता था डिफेंस पे वो बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट होता था, क्योंकि वो जापान अपने सिक्योरिटी के लिए तो कम्प्लीटली डिपेंडेंट यूएस के ऊपर था, तो उसे कोई ज़रूरत ही नहीं थी। जो यूएस के ओर से जो डिमांड होता था बेसिकली वो उसी को फुलफिल कर रहे थे। लेकिन नाउ देयर डिफेंस एक्सपेंडिचर हैज़ गॉन बियॉन्ड 2% ऑफ जीडीपी। इट इज़ ह्यूज अमाउंट। उसने अपने जो इवन अब देखिए कि उसके सिक्योरिटी पोस्चर में पहले होता था कि भाई एक डिफेंसिव, इसलिए उनके आर्म फोर्सेस का सेल्फ डिफेंस फोर्सेस, यानी दे हैव टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट थ्रेट्स। ऐसा नहीं था कि दे वर नॉट टेकिंग ऑफेंसिव पोस्चर ऑफ टू डिफेंड इटसेल्फ। लेकिन अब नाउ दे आर डेवलपिंग और डिप्लॉइंग लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटीज लाइक टोमाहॉक मिसाइल या अदर जो वहाँ उसके अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं उनका डिप्लॉयमेंट भी शुरू कर दिया। दे आर ऑल्सो स्ट्रेंथनिंग देयर स्पेस कैपेबिलिटीज। तो इन सबों को ध्यान में रखते हुए आप ये देखिए कि नाउ जापान हैज़ सेट इट्स पैसिफिस्ट पोस्चर जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उनके ऊपर इम्पोज किया गया। यद्यपि उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक उस तरह का बदलाव नहीं हुआ, लेकिन दे हैव इंट्रोड्यूस्ड और दे हैव रीइंटरप्रेटेड दैट प्रोविजन टू अलाउ एनफ स्पेस टू डेवलप देयर सिक्योरिटी स्ट्रेंथ। और इसलिए आप देखें कि जापान ने ये जो एक्सपोर्ट ऑफ लिथल वीपन्स उस पर भी जो रिस्ट्रिक्शन था, सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, उसको भी उसने हटा दिया। तो इस तरह से अब अभी जो प्रेजेंट में सने तकैची का जो रुख है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। नाउ शी इज टेकिंग जापान ऑन द पाथ ऑफ रीमिलिटराइजेशन, रीआर्मिंग इटसेल्फ टू टैकल द चैलेंज। और इसी कंटेक्स्ट में उन्होंने अभी जो मई में वियतनाम नेशनल यूनिवर्सिटी में अपने स्पीच दी थी, उसमें भी एक अपडेटेड वर्जन ऑफ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक चर्चा की। और उसमें केवल मैरीटाइम कॉपरेशन की बात नहीं, उसमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी, रेजिलिएंट सप्लाई चेन, इन सबों की चर्चा है। और उन स्ट्रेंथिंग पार्टनरशिप विथ लाइक माइंडेड कंट्रीज। तो दैट इज द विजन ऑफ सनी तकैची। तो इस तरह से अब देखें कि नाउ अभी जो उनका इंडिया में विजिट हुई है 1 to 3 जुलाई, तो इससे किस तरह जापान ने इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी को और आगे की बढ़ाने में अब कहने की कदम उठाया। सबसे पहली बात कि अगर इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी और इंडो पैसिफिक जो फ्रेमवर्क है उसमें देखिए कि सारा जो फोकस होता है वो बेसिकली मैरीटाइम कॉपरेशन पर, क्योंकि चाइना का जो ये कहने की असर्टिव पॉलिसी
वो चाहे वो साउथ चाइना सी में हो या ये ईस्ट चाइना सी में हो, हर जगह। और उससे उसके जो नेबरिंग कंट्रीज है वो परेशान है। इवन साउथ चाइना सी में देखें कि चाइना का जो एक कह लेंगे हाइपोथेटिकल 9 डैश लाइन है, और उसको उसके आधार पर वो क्लेम कर रहे हैं कि भाई अदर्स जो भी फीचर्स हैं, और इवन अदर के जो इवन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जोन में जो भी आइलैंड या अदर एरियाज है, उस पर भी उन लोग अपना क्लेम माने 9 डैश लाइन इट इज जस्ट एन आर्बिटरी ड्रन लाइन, और उसके आधार पर अपने सारे जो नेबरिंग कंट्रीज है उस पर प्रेशर डाल रहे हैं। तो इन दोनों ही के बीच आप देखें कि जब तकैची की विजिट इंडिया में होती है तो उसमें इकोनॉमिक डायमेंशन है, स्ट्रेटजिक डायमेंशन और अदर बहुत सारे एस्पेक्ट है जिस पर चर्चा हुई। लेकिन इंडो पैसिफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें जो सिक्योरिटी डायमेंशन और इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्योरिटी डायमेंशन में आप देखें कि पहली बार ऐसा हुआ है कि द टू कंट्रीज दे हैव साइंड एन एग्रीमेंट फॉर द को डेवलपमेंट ऑफ रेडियो एंटीना फॉर इंडियन वारशिप्स। इसके पहले यद्यपि दोनों के बीच माने दिस वाज द 16th इंडिया जापान एनुअल समिट, लेकिन इतने दिन बीत गए, लेकिन अभी भी ये जो को डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट था वो कभी भी टेक ऑफ नहीं हो पाया। लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट द टू कंट्रीज हैव साइंड द एग्रीमेंट, और ये उम्मीद है कि भाई इसके बाद वंस द प्रोसेस स्टार्ट्स देयर विल बी मोर सच प्रोजेक्ट्स फॉर द joint development of air, land and other platforms including unmanned vehicles। तो इस तरह से उसके फ्रंट पर तो कई ये मेजर एक डेवलपमेंट है। उसके साथ ही दोनों ही कंट्री ने अपने जो मेरीटाइम डोमेन अवेयरनेस उसको भी बढ़ाने की बात की है, और उसमें खास करके किस सैटेलाइट कैपेबिलिटीज़ है उसका भरपूर यूज किया जाएगा। साथ ही उन्होंने इंडिया और जापान के बीच जो मेरीटाइम और इवन जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज होते हैं उसको भी एक्सपैंड करने की बात। तो इस तरह से आप देखें कि इंडिया और जापान के बीच जो डिफेंस कॉपरेशन जो अभी तक उसमें कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुआ था, माने इट वाज मूविंग एट ए स्लोअर पेस, लेकिन उसमें पहली बार लगता है कि द टू कंट्रीज हैव यू नो गिवन एन इम्पेटस, और इवन उसमें इस कॉपरेशन में एक सब्सटेंटिव डेवलपमेंट हुआ। और इसी के कारण देखें कि द टू प्राइम मिनिस्टर्स अनाउंस दैट द 2+2 डायलॉग, जैसे ये जो फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर का जो मीटिंग होती है दैट विल बी हेल्ड इन टोक्यो बाय द एंड ऑफ द ईयर, जो अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ था। दूसरी बात अब देखें कि ये जो इंडो पैसिफिक रीजन में है जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है कि भाई ये एक फ्री एंड ओपन रीजन है, ऐसा नहीं हो कि भाई देयर विल बी सम रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय अदर पावर्स, या ओवर फ्लाइट पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो जाए, या इवन ये जो अनक्लॉस जो इंटरनेशनल लॉ है उसको इन्फोर्स किया जाए। ऐसा नहीं कि वहाँ ये आर्बिट्ररी रीड्राइंग ऑफ मैरीटाइम बाउंड्रीज हों। तो ये सारे चीज़ों पर इन सारे मुद्दों पर बोथ द प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड Takaichi had same opinions, and in fact they expressed concern over these things. Even they reiterated that there should not be any unilateral move to change the status quo by force। तो इस तरह से जो क्वाड का मैरीटाइम कॉपरेशन के ऊपर और इवन मैरीटाइम जो चैलेंजेस हैं इंडो पैसिफिक रीजन में उसको मैंने हैंडल किया जा रहा था एक क्वाड प्लेटफॉर्म पे। ऑलमोस्ट द सेम थिंग हैज हैपन ड्यूरिंग दिस विजिट ऑल्सो। उसके अलावा अब देखिए कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी एक नया मुद्दा आ गया है, क्योंकि चाइना का तो इन दोनों ने नाम नहीं लिया, चाहे ज्वाइंट स्टेटमेंट कहीं भी देयर इज नो रेफरेंस टू चाइना, लेकिन इम्प्लीकेशन इज ऑलमोस्ट क्लियर, क्योंकि उसमें ये हुआ कि भाई ये जो इकोनॉमिक डिपेंडेंस है उसको विपनाइज करने की कोशिश, मानी इकोनॉमिक कोर्सन शुड नॉट बी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी।
क्योंकि अभी अगर आप देखें कि चाइना क्या कर रहा है, क्रिटिकल मिनरल्स या रेयर अर्थ इन सबों को वीपनाइज कर रहा है. दे हैव पुट restrictions on the export of all these goods, which are very essential for the development of new technology. और अभी अगर देखें कि जब से तकैची ने ताइवान के ऊपर स्टेटमेंट दिया कि भाई ताइवान पर अटैक का मतलब होता है कि वो जापान पर भी अटैक माना जाएगा, क्योंकि दैट विल प्रोवाइड एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू जापान. तो उस समय से आप देखें कि चाइना इज ग्रेजुअली ब्लैक लिस्टिंग सेवरल important Japanese company and putting restrictions on the export of all these critical minerals to them. But in fact, Japan was the first country to face these restrictions in 2010. तो उस समय की बात तो आप देखें कि प्रेजेंट में जापान इज नॉट दैट मच वल्नरेबल, क्योंकि अभी तक जापान इनफैक्ट इज द मोस्ट प्रिपेयर्ड नेशन टू फेस चाइनीज रिस्ट्रिक्शंस. तो इसमें इस विजिट के तहत दोनों ही कंट्री ने इस बात पे अपनी ये कह लें कि सहमति जताई कि नाउ एक वर्नरेबिलिटी स्टडी की जाएगी दोनों के बीच, माने दोनों ही कंट्री का क्या वर्नरेबिलिटी है इन डिफरेंट सेक्टर्स, और खास करके जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं जैसे सेमीकंडक्टर है या एआई है या क्रिटिकल मिनरल्स है, इन सबों में, या इवन फार्मास्यूटिकल्स, जहाँ भी चाइना का जो डोमिनेंस है, एंड देर इज ए स्कोप फॉर weaponization or using that leverage to settle a scores with any countries in this region. तो उसका स्टडी किया जाएगा और देन दे विल एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज फॉर म्यूचुअल कोऑपरेशन टू रिड्यूस डिपेंडेंस अपॉन और even to ensure a stable supplies of critical inputs in those sectors. तो इस तरह से देखें कि मैरीटाइम कोऑपरेशन में जो भी चैलेंजेस है और जो अभी तक होता था कि भाई क्वाड के प्लेटफॉर्म पर डिस्कस हो रहा था, नाउ दैट हैज़ बीन डिस्कस्ड इन दिस बायलैटरल डिस्कशन ऑल्सो. सेकेंडली, ये जो इकोनॉमिक कोऑर्सन की बात होती है, जो चाइना इसको फ्रीक्वेंटली यूज कर रहा है, और वो ऑलमोस्ट इवन इंडिया हैज़ ऑल्सो फेस द सेम प्रॉब्लम विथ चाइना ऑल्सो, क्योंकि इंडिया में भी हैवी जो मशीनरी के इम्पोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था, रेयर अर्थ पर भी रिस्ट्रिक्शन था इंडिया. तो इंडिया हैज ऑल्सो पास थ्रू द सेम वे एज फार एज इंडिया चाइना इज रिलेशन कंसर्न. तो नाउ द टू कंट्रीज आर कमिंग क्लोजर, और इसीलिए देखें कि चाइना दे अंडरस्टूड द मैसेज ऑफ इंडिया एंड जापान कमिंग टूगेदर, और इसलिए चाइना के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है, दे हैव उसका बड़ा ही नेगेटिव रिएक्शंस आया इसके कि भाई दो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कॉपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज शुड नॉट टारगेट एनी थर्ड कंट्री. भाई टारगेट की इसमें कोई बात ही नहीं है, दे आर रिजॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स, और इवन जो चैलेंज फेस कर रहा है वो उसका सोल्यूशन तो पाना ही है. ऐसा नहीं है कि हाँ कि जो भी कंट्री सफरर्स है दे शुड नॉट कम टुगेदर टू टैकल दिस चैलेंज. चाइना ये उम्मीद कर रहा है कि भाई इंडिया, जापान या अदर जो भी कंट्रीज हैं, दे शुड सिट आइडल एंड दे शुड continue to preserve their vulnerability to Chinese tantrums. तो इसलिए ये जो इंडो पैसिफिक का कंसेप्ट, इसके कारण मैं जो अमेरिकन नोमेनक्लेचर में जो चेंज हुआ उससे कुछ अंतर नहीं पड़ता, बिकॉज इट इज़ नॉट एन अमेरिकन नैरेटिव. और ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने अपने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में चेंज कर दिया तो भाई उससे कोई भी ग्राउंड रियलिटी में परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि इंडो पैसिफिक का जो कंसेप्ट है दैट इज़ द रियलिटी, दैट इज स्ट्रक्चरल रियलिटी ऑफ एशियन पॉलिटिक्स. एंड यहाँ के जो भी कंट्री हैं इस रीजन के, चाहे वो इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो, they have no option. They have to find some ways to deal with this challenge. और इसीलिए जापान का जो इनिशिएटिव है ये अपने रीसिक्योरिटाइजेशन के रास्ते में, दैट इज़ वेरी गुड, दैट इज़ मोस्ट वेलकम. और इनफैक्ट इंडिया हैज़ ऑल्सो मूव्ड इन दैट डायरेक्शन. अगर आप देखें तो लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट मॉरिशस हुई थी, उसके बाद अभी कुछ दिन पहले सेशल्स की विजिट हुई. तो ये दोनों ही वेस्टर्न इंडियन ओशन में होता है. नाउ प्राइम मिनिस्टर मोदी
कि विजिट 6th ऑनवर्ड्स ये 3 नेशन टूर है, जैसे इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की हो रही है। तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सेम गेम प्लान, because now the two countries, they have taken the initiative to strengthen Indo-Pacific security and to maintain an open, stable, peaceful regional order. और इसीलिए जो नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि भाई इंडिया किस तरह से इस इंडो पैसिफिक जो लीडरशिप है उसको अपने आगे की तरफ बढ़ाना है। धन्यवाद।